समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी टेक्निक्स, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, ब्रेल लिपि आदि। ये टॉपिक ऊपर वाला ही है, ये विधियां। तो आज हम अपना ये टॉपिक कवर करेंगे। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण। समावेशी शिक्षा में उपकरण का अर्थ केवल मशीन नहीं बल्कि सहायक साधन, संसाधन, तकनीक और शिक्षण सामग्री भी है। भौतिक सहायक उपकरण। दिव्यांग बच्चों के लिए ये उपकरण जरूरी होते हैं। जिन बच्चों के अंदर किसी भी तरह की कमी होती है उन्हें दिव्यांग बच्चे कहा जाता है। तो उनके लिए हम कुछ भौतिक सहायक उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिनकी मदद से वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि पुस्तकें होती हैं। ब्रेल लिपि पुस्तकें कैसी होती हैं? देखिए, ब्रेल लिपि पुस्तकों में इस तरह की स्ट्रक्चर होता है ब्रेल लिपि में, जिसमें डॉट्स लगी हुई होती हैं बुक्स के अंदर, और मैक्सिमम 6 डॉट से इंग्लिश के अल्फाबेट जो हैं बनाए जाते हैं। फिर है ब्रेल स्लेट और स्टाइलस। अब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यानी कि जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल ही ब्लाइंड बच्चा है, तो उससे ब्रेल लिपि पुस्तकों के साथ साथ ब्रेल स्लेट से भी पढ़ाया जाता है। और ब्रेल स्लेट कैसी दिखती है? ब्रेल स्लेट ऐसी होती है जी, ये जो एक तीर सा है इसे बच्चे अपने हाथ में रखते हैं और लिखना शुरू करते हैं, अक्षरों को जानना शुरू करते हैं। इस ब्रेल स्लेट पर वो जो है अक्षरों को पहचानना शुरू करते हैं। फिर है ऑडियो बुक। अब ऑडियो बुक कैसी होती है? कुछ तो वो ऑडियो बुक देखो जैसे कि इंटरनेट पर उपलब्ध है कि ये ऑडियो बुक है, इसे आप अपने फोन में सुन सकते हो। कुछ एक सिस्टम भी होते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स जिनके अंदर बुक्स जो हैं रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जो अंधे बच्चे हैं वो पढ़ सके। उन्हें सुनने से जो है उन्हें उस बुक की नॉलेज होती है। ये देखिए बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर काफी बुक्स होती हैं। इसे ऑडियो बुक पब्लिशिंग पैकेज कहते हैं। यहाँ पर हेडफोन है, हेडफोन कान पर लगा करके बटन ऑन करके जो अंधे बच्चे हैं, दृष्टि बाधित बच्चे हैं, वो अपनी नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम दृष्टि बाधित बच्चों को टॉकिंग पेन से भी पढ़ा सकते हैं। जो टॉकिंग पेन है वो ऐसे पेन होते हैं, जब आप ड्रॉ करोगे कुछ भी तो वो बोलना शुरू कर देंगे पेन, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लासेस वो ग्लास होता है, लेंस एक तरीके का, जो छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। जो ये है ये टॉकिंग पेन है। इसमें देखिए ये ऊपर बटन लगा हुआ है, इस बटन को ऑन करोगे तो आप अगर गाने सुनना चाहते हो या कुछ भी और कोई चीज सुनना चाहते हो तो इससे आप जो है सुन सकते हो। ये यहाँ से आवाज कम तेज हो सकती है। तो ये टॉकिंग पेन है। और आगे इसके देखिए ये लिखा, ये आगे निब है। जब इस निब से आप ड्रॉ करोगे तो जो भी आप अंधा बच्चा लिखेगा या आप लिखोगे वो बच्चे को सुनाई देना शुरू हो जाएगा, जिससे उसे पता चलता जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है। फिर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे जो बुक्स हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे अक्षर हैं वो बच्चे देख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए यूज होता है
जो बच्चे कम देख सकते हैं, ब्लाइंड बच्चे के लिए तो इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। जिन बच्चों को कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है उनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। फिर है आगे बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें, जिन बुक्स के अंदर बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए होते हैं ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें अक्षर समझ में आए, तो उन्हें हम बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों से भी पढ़ा सकते हैं या स्क्रीन रीडर से भी पढ़ा सकते हैं। स्क्रीन रीडर क्या होता है? एक ऐसा इस अपरेटस होता है जिससे आप जो है प्रयोग करोगे और जो भी स्क्रीन पर लिखोगे ना वो उसकी आवाज निकालता हुआ दिखाएगा। जैसे बड़े अक्षरों वाली तो बुक ये हो गई। छोटे बच्चों में देखा होगा आपने, स्कूल्स में कायदा लगता है एक, तो कायदे में बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए होते हैं, तो वो जो है उन्हीं बुक्स के द्वारा हम जो है दृष्टि बाधित बच्चों को जिन्हें कम दिखता है उन्हें पढ़ा सकते हैं। फिर ये स्क्रीन रीडर है, देखो ये कीपैड से अटैच कर दिया है। अब जो भी कुछ लिखेगा अंधा बच्चा, क्योंकि देखो इस पे ब्रेल लिपि है, अब ब्रेल लिपि में ये सब है लिखे, अब टच करके स्पर्श के द्वारा जो है अंधा बच्चा अपने अक्षर टाइप करेगा और वो अक्षर जो है साउंड भी प्रोड्यूस करेंगे और सामने मॉनिटर पर भी दिखाई देंगे, जिससे जो है अंधे बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे कम दृष्टि वाला बच्चा बड़े अक्षरों वाली किताब से आसानी से पढ़ सकता है, पर जो अंधा बच्चा है उसके लिए हमें जो है दूसरे ऑपरेटर्स ही प्रयोग करने पड़ते हैं। आगे है श्रवण बाधित बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्हें कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उनके लिए हम हियरिंग एड का प्रयोग करते हैं, कोचलर इम्प्लांट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे दिखते हैं हियरिंग एड और कोचलर इम्प्लांट। हियरिंग एड तो ऐसा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसे कान में लगा देते हैं और फिर जो जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है कान से, तो उन्हें पूरा सुनाई देता है। ये जो आगे लगा हुआ है ये आवाज ये कान के अंदर जाता है और इससे जो है कान के अंदर आवाज जो है तेज सुनाई देती है। फिर जो कोचलर इम्प्लांट है वो कान के अंदर एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के जरिए जो है इस मशीन को कान के पीछे फिक्स कर दिया जाता है, ये जैसे यहाँ हो रहा है। आगे वाला हिस्सा इसका क्या है? माइक्रोफोन है, और पीछे वाला जो हिस्सा है ये जो सिर की खोपड़ी पर लगता है यहाँ पे, इसे ट्रांसमीटर कहते हैं। जो ये ट्रांसमीटर होता है यही रिसीव करता है बाहर की साउंड को, ठीक है, और फिर उसे जो है स्पीच प्रोसेसर के जरिए नीचे की तरफ जो लगा होता है दिमाग तक पहुंचाया, माइक्रोफोन की मदद से कानों के अंदर तक पहुंचाया जाता है, जिससे जो है पर्याप्त फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है इंसान जिसे सुनने में प्रॉब्लम है वो सुन सकता है। इतनी फ्रीक्वेंसी से उसके कान में जाएगी कि वो सुन लेगा अपनी आवाज को। फिर है आगे माइक्रोफोन्स के जरिए जो है आप जो है सुन सकते हो, स्पीकर सिस्टम का प्रयोग करके भी आप सुन सकते हो, क्योंकि स्पीकर सिस्टम में क्या होगा, आप ऐसे ये स्पीकर्स का यूज करके अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा सकते हो। वैसे भी नॉर्मल फंक्शंस में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है आगे सांकेतिक भाषा चार्ट। जो सांकेतिक भाषा चार्ट होता है उसके जरिए भी हम जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सांकेतिक भाषा चार्ट, साइन लैंग्वेज वाला चार्ट ऐसा होता है, इसका मतलब है फर्स्ट वाले का कि भाई ये ए को डिनोट करते हैं, ऐसे इस तरीके से बी को डिनोट करते हैं। जिन्हें सुनाई नहीं देता, बिल्कुल ही बहरे बच्चे जो होते हैं, उनको हम संकेतों के द्वारा समझाते हैं, हाथ का इशारा करके, जिससे उन्हें पता चलता है कि सामने वाला इंसान जो है उनसे क्या बात करना चाहता है। तो इस तरीके की साइन लैंग्वेजेस का प्रयोग जो है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर है विजुअल फ्लैश कार्ड्स और सबटाइटल्स वाले वीडियो। सबटाइटल्स वाले वीडियो तो देखा होगा आपने, जब आप अपने फोन में कोई भी वीडियो चलाओगे तो ऊपर सीसी लिखा होता है, तो उसको जब आप क्लिक करोगे, टच करोगे, तो जो भी सामने इंसान बोल रहा होगा वो आपको
नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है। तो जिन बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देता वो देख करके जो है पढ़ सकते हैं। तो वो कैसा होता है देखिए, ये तो आपके हो गए पिक्चर वर्ड वाले फ्लैश कार्ड्स। इनके अंदर जो है एक एक पिक्चर होगी, एक के अंदर जो है आई थिंक 100 होते हैं ये, और 100 के हिसाब से जो है 100 पिक्चर्स होंगी इसके अंदर। और फिर यानी कि किसी पर टमाटर छपा हुआ होगा, किसी पर आलू छपा हुआ होगा, किसी पर सेब, बॉल, केक, ये छपे हुए होंगे, और जिनसे आप बच्चों को समझा सकते हो कि ये चीज होती है, ऐसी दिखती है, इस तरीके से। उसी तरीके से ये भी आपके पास देखिए, ये एक जैसे कि फ्रूट ब्रेक है तो ऐसा फ्रूट ब्रेक का साइन बना दिया, राइटिंग के लिए ऐसे साइन बना दिए, मैथ पढ़ाओगे तो ऐसा साइन। इससे जो है श्रवण बाधित बच्चों को पता चल जाता है कि क्या टाइमिंग चल रही है, क्या स्टार्ट होने वाला है। जैसे स्क्रीन टाइम है, उसके लिए ऐसे लैपटॉप का जो फेस दिखा दिया। होम टाइम अगर हो गया, स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो स्क्रीन पर दिखेगा कि भाई ये ऐसा होम टाइम हो गया है। और क्रिएटिविटी का अगर आपका लेक्चर है तो आप स्क्रीन पर ऐसे दिखा सकते हो कि भाई ये लेक्चर है, या रूम के बाहर ये पोस्टर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम जो है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबटाइटल्स वाले वीडियो देखिए ऐसे होते हैं। सीसी सबटाइटल्स को अगर आपने ऑफ कर रखा इंग्लिश वाले पे क्लिक कर रखा है तो फिर आप क्या करोगे, इसको यहां से ऑन करोगे, ऑन हो ही रहा है ये, ठीक है। जब ऑन हो रहा है इंग्लिश सीसी में तो नीचे इंग्लिश में टाइप होता हुआ दिखेगा आपको। तो सबटाइटल्स एंड कैप्शंस आर नेसेसरी आ गया, नीचे जो है ये लड़की बोल रही है और ऐसे जो है नीचे अक्षर दिखते हैं। तो ये सबटाइटल वाले वीडियो हैं जिनकी मदद से जो है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। फिर है आगे अस्थि, ये शारीरिक दिव्यांग बच्चे। अब जो बच्चे अपने शरीर से कमजोर हैं वो व्हील चेयर का प्रयोग कर सकते हैं, बैसाखी का प्रयोग कर सकते हैं, वॉकर का प्रयोग कर सकते हैं, विशेष कुर्सी डेस्क हो सकती है उनके लिए स्कूल्स में, और रैंप हो सकता है, लिफ्ट हो सकती है, एंड हैंड रोल हो सकता है, जिसकी मदद से सहारा लेकर के वो अपनी क्लासरूम तक जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। फिर है वाक बाधित बच्चे, यानी कि जिनको बोलने में समस्या होती है, उनके लिए पिक्चर कार्ड्स का प्रयोग होता है। कार्ड दिखा करके या सिंबल कार्ड दिखा करके वो ये बता देंगे कि भाई उन्हें क्या चाहिए इस, और वो क्या पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से ये है हमारे पास कम्युनिकेशन बोर्ड फॉर एफेसिया एंड स्ट्रोक वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए, यस के लिए वो ये वाला साइन दिखा सकते हैं, नो के लिए ये वाला साइन दिखा सकते हैं, हेल्प मी के लिए ये वाला साइन दिखा सकते हैं, स्टॉप के लिए ये दिखा सकते हैं। यानी कि अगर किसी से भी कोई भी मदद चाहिए तो इस तरीके के साइंस दिखा करके जो है वो वाक बाधित बच्चे अपने विचार जो है दूसरों के सामने रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, स्पीच थेरेपी डिवाइसेस बच्चों को मिलती है जिनकी मदद से वो बोलना सीख सकते हैं अच्छे से। AAC डिवाइसेस यानी कि अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है बच्चों के लिए। अब जो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस होती है वो कुछ ऐसी होती है, एक बॉक्स सा होता है, इसमें बटन लगे होते हैं, जैसे कि अब इसमें बच्चा कहीं भी टच करेगा तो वो वही वर्ड बोलेगा बच्चे के सामने। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्साइटेड वर्ड है, तो यानी कि बच्चे ने इस पे टच किया वो बोलेगा एक्साइटेड, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये जो सिंबल है वो एक्साइटेड का है। तो AAC डिवाइस का प्रयोग करके जो है वाक बाधित बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उन्हें नॉलेज दी जा सकती है, ठीक है। इसे हम अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर है जो समावेशी शिक्षा है उसके अंदर तकनीकी उपकरण, जो तकनीकी उपकरण होते हैं यानी कि जो मॉडर्न टाइम में हम यूज करते हैं वो क्या है, स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करके आप बच्चों को वीडियो ऑडियो दिखा करके पढ़ा सकते हो। टैबलेट है, उनका प्रयोग करके भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, बच्चा जो भी लिखेगा वो स्पीच करेगा, सॉफ्टवेयर उसे शब्द प्रदान करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं। फिर स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, टीचर बोल रहा होगा और सामने स्क्रीन पर वो टाइप होता रहेगा, इसकी मदद से हम जो है वह जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें पढ़ा सकते हैं। स्क्रीन रीडर होंगी, उसका प्रयोग करो। जूम टूल्स का प्रयोग करो, छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, मैंने 125% पर जूम
की हुई है। अब मैं इसको माइनस का साइन है इसको करूंगी तो ये छोटी हो जाएगी, यहाँ प्लस का करूंगी फिर से ये 125 की हो जाएगी। तो इस तरीके के टूल प्रयोग करके आप दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों को छोटे अक्षर नहीं दिखाई देते, बड़े अक्षर दिखाई देते हैं। लर्निंग एप्स होती हैं, उन लर्निंग एप्स का प्रयोग करके हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समावेशी शिक्षा में उन्हें जो है स्थान दे सकते हैं। फिर एजुकेशनल वीडियोस बनाओ बच्चों के लिए और उन्हें चलाओ, ताकि वो उन्हें जो है थोड़े समय में ही अच्छी नॉलेज मिल सके और किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम। समावेशी शिक्षा में जो टीएलएम है वो चित्र होते हैं, मॉडल्स होते हैं, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, 3D सामग्री, स्पर्श योग्य वस्तुएं, रंगीन सामग्री, गतिविधि आधारित सामग्री होती है। कक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए भी कुछ उपकरण होते हैं बच्चों के लिए, जिसकी मदद से जो है वो पढ़ सकते हैं। पर्याप्त प्रकाश, कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पर्याप्त प्रकाश जा सके, अंधेरा ना हो, ताकि बच्चों को पढ़ने में किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। शोर रहित कक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कक्षा में शोर होगा तो बच्चे को पढ़ने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चौड़ा दरवाजा होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैंडीकैप है वो अपने व्हील चेयर या वॉकर की मदद से अंदर आसानी से आ सके। बैठने की लचीली व्यवस्था होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई डेस्क वगैरह खराब हो, या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नीचे की स्टेयर्स जो हैं उन पर नीचे बच्चे, फिर थोड़ी ऊंची स्टेयर्स हो उसके ऊपर बेंच लगे हो, फिर थोड़ी और ऊंची स्टेयर्स हो उन पर बेंच लगे हो, तो ऐसी लचीली व्यवस्था होनी चाहिए। और जो जिन भी बच्चों में कोई भी दिक्कत है उन्हें हमेशा आगे वाली सीट पर बिठाना चाहिए, ताकि उन्हें सुनाई भी अच्छे से दे और दिखाई भी अच्छे से दे। और जो बच्चे अगर मान लीजिए हैंडीकैप है तो उन्हें आगे तक ना जाना पड़े, शुरू की सीट पर ही बैठ जाए। समूह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो आपस में समूह में कार्य करें, एक दूसरे की हेल्प करें। सुरक्षित फर्श होना चाहिए, फर्श जो है खुरदरा होना चाहिए, वो जो है चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकने फर्श पर बच्चे गिर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो कक्षा का फर्श हो वो खुरदरा हो, वो चिकना ना हो, ताकि कक्षा में आसानी से इधर से उधर आया जाया जा सके। फिर है शिक्षक के लिए आवश्यक उपकरण। जब भी समावेशी कक्षा की बात आती है तो उसमें सर्वप्रथम हम शिक्षक के बारे में बात करते हैं, और शिक्षक के लिए जो उपकरण जरूरी हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी तो उसका व्यवहार है, कि उसके व्यवहार के अंदर बच्चों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, उसके अंदर झुंझलाने की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन भी बच्चों में कुछ भी कमी देखने को मिलती है वो बच्चे कहीं ना कहीं लेट समझते हैं, तो उनके साथ बड़ी सहानुभूति से प्यार से बात करनी चाहिए, धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चे को एक बार समझ में नहीं आया तो उन्हें बार बार समझाया जाए। अधैर्य से हम कभी भी दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, क्योंकि जब शिक्षक सकारात्मक होगा तभी वो अपने बच्चों के अंदर सकारात्मक परिवर्तन ला सकेगा। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए तो एक शिक्षक को पूर्णतः सकारात्मक होना जरूरी होता है, क्योंकि सकारात्मकता ही वो बिंदु है जिसकी मदद से हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर है उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण ऐसा हो कि जिससे बच्चों की कमियों को दूर किया जा सके, और हमें समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए कि बच्चों के अंदर कितनी प्रगति हो रही है, और अगर प्रगति नहीं हो रही है तो उस कारण को ढूंढ करके उसका उपचार करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी कक्षा के हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके एजुकेशन प्लान बनाए और हर बच्चे पर ध्यान दे, जिसे हम विभेदित शिक्षण कहते हैं। विभेदित शिक्षण का अर्थ है कि हर बच्चे पर ध्यान देना, भिन्न भिन्न बच्चे बैठे होते हैं और उन पर भिन्न भिन्न तरीकों से ही ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो दो बच्चे हैं उनकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती है। कक्षा में हर टाइप के बच्चे होते हैं, जिनके अंदर अगर कुछ कमी है, चाहे मानसिक हो, श्रवण हो, अस्थि हो, दृष्टि हो संबंधी कोई भी दिक्कत है, तो उन बच्चों को उन्हीं के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को कभी भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहिए, आराम आराम से बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए। सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए भी सामग्री जो है टीचर को प्रदान की जानी चाहिए।
जैसे कि अगर बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है, चाहे वजह कोई भी हो, तो उन्हें आप रंगीन चार्ट से पढ़ा सकते हो, चित्र आधारित पुस्तकों से पढ़ा सकते हो, फ्लैश कार्ड्स की मदद से पढ़ा सकते हो, पजल्स, ब्लॉक्स, एक्टिविटी वर्कशीट, स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट या सरल भाषा के नोट्स के द्वारा आप ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हो। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सामग्री। जो बच्चे आपकी कक्षा में प्रतिभाशाली हैं, जायज सी बात है, उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, पर वो बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि वो बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। वो बोरियत महसूस ना करें, इसके लिए उन्हें जो है अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिका देनी चाहिए कि आप ये सॉल्व करो। उच्च स्तर की कहानी पुस्तकें देनी चाहिए कि आप ये कहानियां पढ़ो, लॉन्ग कहानियां होंगी और उनके बीच में जो शिक्षा मिलेगी, मॉरल मिलेगा, वो बच्चों से पूछो कि इसका मॉरल बताओ, इस कहानी को बनाने के पीछे कहानीकार का क्या उद्देश्य है ये बताओ। तो इस तरीके की एक्टिविटी करके हम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं। आप बच्चों को पहली सामग्री दे सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल्स दे सकते हो और आईक्यू पर आधारित उन्हें गेम्स दे सकते हो। साथ ही साथ शोध आधारित गतिविधियां भी आप बच्चों को दे सकते हो ताकि वो खोजकर्ता बन सके। समावेशी कक्षा में उपयोग होने वाले TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो समावेशी कक्षा में प्रयोग होते हैं, मुख्यतः तो ये है चार्ट, मॉडल, नक्शे, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, वर्कशीट, 3D सामग्री, रंगीन चित्र, स्पर्श सामग्री, गतिविधि आधारित सामग्री, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के लिए भी आपके पास जो है TLM होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बच्चों को खुद टीचर पढ़ा पढ़ा करके नहीं समझा सकता। जब वो खुद बच्चे गतिविधियां करेंगे तभी उन्हें जो है समझ में आएगा कि क्या करवाया जा रहा है और इससे ही उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। फिर है डिजिटल सामग्री। स्मार्ट बोर्ड कंटेंट होना चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑडियो लेसन्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्क्रीन रीडर एप्स का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, स्पीच टू टेक्स्ट ऐप का प्रयोग आप कर सकते हो, इंटरेक्टिव क्विजेस क्लास में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, दीक्षा कंटेंट का प्रयोग करके आप जो है अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, बहुभाषी PDF का प्रयोग करके आप बच्चों तक ज्ञान को पहुंचा सकते हो। फिर है समावेशन के लिए आवश्यक अभिवृत्तियां। अभिवृत्तियां यानी कि एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए समावेशी कक्षा को सफल बनाने के लिए, चाहे शिक्षक हो या छात्र हो या अभिभावक हो चाहे विद्यालय हो, उसकी कैसी मानसिकता होनी चाहिए, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण, भावना या व्यवहार की तैयारी है, जो है एटीट्यूड, अभिवृत्ति होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो यानी कि आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, और अगर आपके नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर है, दृष्टिकोण नेगेटिव है, तो आप बच्चों को कभी भी उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हो। सभी बच्चों के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, एटीट्यूड स्वीकारात्मक भी होना चाहिए और सहयोगी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। फिर है समावेशन के लिए आवश्यक प्रमुख अभिवृत्तियां। पहली अभिवृत्ति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति। जब भी आप समावेशी कक्षा का हिस्सा बनने जाओ तो उस समय पर आपको अपने अंदर सबसे पहले सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आप अपना धैर्य नहीं खोगे, और जब दिव्यांग बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो उस समय पर आपको सबसे ज्यादा धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए सकारात्मक अभिवृत्ति जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षक और कक्षा का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है, दिव्यांग बच्चे भी सक्षम हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे भी प्रगति कर सकते हैं, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो उस टाइम पर आप यही सोचोगे कि हर बच्चे को सिखाना है मुझे। अगर बच्चा दिव्यांग है तो कोई बात नहीं, वो भी सक्षम है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसे थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत है। और अगर बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तब आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि धीमी गति से ही तो सीख रहा है, सीख तो रहा है और एक दिन सब कुछ सीख जाएगा। तो इसी तरीके से जो है सकारात्मक अभिवृत्ति को अपना करके एक शिक्षक जो है अपने सभी बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर सकता है, चाहे उसकी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले हों, चाहे तेज गति से सीखने वाले बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों।
समानता और सम्मान की अभिवृत्ति। एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए भी समान व्यवहार रखे, कि हर बच्चे को समान माने और हर किसी बच्चे की इज्जत करे, यानी कि रिस्पेक्ट से बात करे। सभी बच्चों को समान अवसर देने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, दिव्यांगता के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान रखो। जो बच्चे धीमी गति से पढ़ रहे हैं उनको उसी के अनुसार पढ़ाओ, जो बच्चे तेज गति से पढ़ रहे हैं उनको उसी के अनुसार एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए दो। प्रत्येक बच्चे की गरिमा का सम्मान करो। कभी किसी का अपमान एक टीचर को नहीं करना चाहिए कि भाई तू तो मूर्ख है, तुझसे नहीं होगा। इस तरीके के वर्ड्स जो है एक टीचर को नहीं बोलने चाहिए। उसे हमेशा हर बच्चे से सम्मान से ही बात करनी चाहिए। समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर समानता, सम्मान और अवसर दोनों, तीनों ही बातें हो, कि आप अपने बच्चों से समानता से भी व्यवहार करो, उनको सम्मान भी दो और उन्हें अवसर भी प्रदान करो पढ़ने के। फिर है सहानुभूति यानी कि इम्पैथी। शिक्षक को बच्चे की समस्या को उसकी स्थिति के अनुसार ही जो है लेना चाहिए। अब देखिए, अगर किसी बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है तो शिक्षक को उस पर झुंझलाने की बजाय उसके साथ सहानुभूति से बात करनी चाहिए कि बेटा तुम भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ो, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है तो थोड़ा कम पढ़ लो। इसके लिए एग्जाम्पल है, यदि बच्चा धीरे लिखता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। फिर है धैर्य और संवेदनशीलता। एक अध्यापक के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है, उसका शांत व्यवहार होना चाहिए, उसके अंदर बार बार बच्चों को समझाने की इच्छा होनी चाहिए कि अगर मेरे बच्चों को एक बार दो बार समझ में नहीं आया है तो मैं उन्हें तब तक समझाऊंगा जब तक उन्हें समझ में नहीं आ जाएगा। साथ ही साथ उसे व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने वाला भी होना चाहिए। अगर कक्षा में उसे अलग अलग बच्चों को सहायता देनी पड़े तो वो अपने बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर उनके पास जा करके उनसे पूछे कि क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, और फिर उनकी समस्या को दूर करें। विविधता को स्वीकार करने की अभिवृत्ति। एक अध्यापक जो है उसके अंदर इतना तो धैर्य होना ही चाहिए कि वो अपनी कक्षा की विविधता को स्वीकार कर सके, कि उसकी कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं और उन भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों से उन्हें उन बच्चों के साथ उसे जो है उन्हीं के अनुसार ही व्यवहार करना होगा। जैसे कि समावेशन का मूल सिद्धांत है विविधता को समस्या नहीं संसाधन मानना। अगर आपके पास में विविधता है कक्षा कक्ष के अंदर तो आप उसे कोई समस्या ना माने, बल्कि आप उसे एक संसाधन माने कि आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। इससे आपकी भी नॉलेज गेन होगी कि आपने किसी दिव्यांग बच्चे को पढ़ाया है या किसी धीमी गति वाले बच्चे को पढ़ाया है और वो एग्जाम में पास हो गया है तो उसका भला ही हुआ है। तो इससे जो है आपका संसाधन है ये आपके समझने का, कोई आपके लिए इससे समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अलग भाषा वाले बच्चे जो हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में पढ़ाना चाहिए, अलग संस्कृति वाले बच्चे हैं तो उन्हें उन्हीं की संस्कृति के अनुसार पढ़ाना चाहिए, प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो प्रतिभाशाली बच्चों के अनुसार ही उन्हें एक्स्ट्रा वर्क दे करके, पहेलियां दे करके, उचित कहानियां दे करके उनका जो है मार्गदर्शन करना चाहिए। जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें धीमी गति से पढ़ा करके जो है उन्हीं के अनुसार विजुअल ऑडियो एप्स का प्रयोग करके आप उन्हें पढ़ा सकते हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हर बच्चे के अनुसार प्रयोग करके उन्हें पढ़ाया जा सकता है। एक टीचर को चाहिए कि वो अपने सभी बच्चों को कक्षा की शक्ति माने, क्योंकि हर एक बच्चा जो है कक्षा के लिए उपयोगी होता है। सहयोगात्मक अभिवृत्ति। एक अध्यापक के अंदर सहयोगात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, कक्षा के अंदर भी अभिवृत्ति होनी चाहिए कि एक शिक्षक छात्र के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए और छात्र छात्र के बीच में भी सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं और कुछ धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट बच्चों का यह फर्ज बनता है कि वो धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चों की मदद करें। अभिभावक और विद्यालय में भी सहयोग होना चाहिए। अगर माता पिता को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चे के अंदर कोई कमी है, तो वो विद्यालय में जाकर के बात करें कि अभी इसके अंदर ये कमी है, इसे दूर किया जाए। साथ ही अगर विद्यालय में बच्चा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो विद्यालय का ये फर्ज बनता है कि वो उसके माता पिता को सूचित करे कि आपका बच्चा विद्यालय में ऐसी एक्टिविटी कर रहा है।
पीयर लर्निंग होनी चाहिए कि सहपाठी आपस में एक दूसरे की मदद करके पढ़े। ग्रुप वर्क होना चाहिए कि कक्षा में ग्रुप बना करके बच्चों को पढ़ाया जाए और हर ग्रुप के अंदर इंटेलिजेंट भी और धीमी गति वाले बच्चे भी जरूर हों। लचीलापन होना चाहिए, यानी कि टीचर को चाहिए कि वो अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग करके अपने बच्चों को पढ़ाए, अलग मूल्यांकन करे बच्चों का और अलग अलग गति से बच्चों को पढ़ाए। धीमी गति वाले बच्चों को धीमी गति से बार बार पढ़ाए और जो प्रगतिशील बच्चे हैं उन्हें तेज गति से पढ़ा दे, कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दे। व्यक्तिगत निर्देश भी वो अपने विद्यार्थियों को दे सकता है और जब भी कोई टॉपिक पढ़ाए तो उसे सरल भाषा में पढ़ाए जिससे बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षक की जो विशेष अभिवृत्तियां जरूरी हैं वो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, इंक्लूसिव माइंडसेट, मोटिवेशन देने की प्रवृत्ति, लोकतांत्रिक व्यवहार और प्रोत्साहन की आदत जो है एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। और छात्रों में जो विकसित की जाने वाली अभिवृत्तियां हैं वो है सहयोग, सहिष्णुता, मित्रता, सम्मान, मदद करने की आदत, बुलिंग से बचना, यानी कि बच्चों के अंदर सभी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और उनके अंदर बुलिंग नेचर यानी कि किसी दूसरे बच्चे को टीज करने का नेचर जो है वो नहीं होना चाहिए। समावेशन में अभिवृत्तियों का भी अपना ही एक महत्व है। इससे आप कक्षा में भेदभाव को कम कर सकते हो, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो, सामाजिक समायोजन को बेहतर बना सकते हो और कक्षा का वातावरण भी इससे सकारात्मक बनता है, सीखना प्रभावी होता है और ड्रॉप आउट भी जो बच्चों का है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी तो बच्चे स्कूल को छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ उन्हें अच्छा माहौल मिल रहा है। इसलिए कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए, साथ ही साथ सपोर्टिव नेचर भी होना चाहिए। फिर है समावेशन के लिए आवश्यक विधियां। जो समावेशन के लिए विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। विभेदित शिक्षण विधि, इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस विधि कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर आप बच्चों के अनुसार अलग अलग सामग्री का प्रयोग करते हो, अलग अलग गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज का प्रयोग करते हो और अलग अलग ही स्पीड से आप बच्चों को, गति से आप बच्चों को पढ़ाते हो। धीमी गति वाले बच्चों को धीमी गति से, प्रगतिशील बच्चों को थोड़ी तेजी से, और बच्चों का अलग अलग ही आप मूल्यांकन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, धीमी गति वाले बच्चे अगर हैं तो आप उन्हें इजी वर्कशीट दोगे और तेज गति वाले बच्चे हैं तो आप उन्हें चैलेंजिंग वर्कशीट्स दोगे। एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए भी अलग अलग शिक्षण होना चाहिए। फिर है सहकारी अधिगम विधि। इस विधि को आप कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड भी कहते हो। इस विधि में बच्चों को छोटे समूहों में पढ़ाया जाता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन है, पेयर वर्क है, पीयर ट्यूटोरिंग है और टीम टास्क होती है। फिर तीसरी है आपकी सहपाठी शिक्षण यानी कि पीयर ट्यूटोरिंग विधि। इसमें एक सक्षम छात्र यानी कि इंटेलिजेंट बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है। यह विधि मुख्य रूप से धीमी गति से सीखने वाले, भाषा समस्या वाले, सामाजिक रूप से संकोची बच्चों के लिए ही उपयोगी होती है। फिर है गतिविधि आधारित विधि यानी कि एक्टिविटी बेस्ड विधि जो है आपकी। इसमें आप रोल प्ले, मॉडल चार्ट, खेल प्रयोग और हैंड ऑन एक्टिविटी का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हो। यह विधि जो है छोटे बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी होती है ये विधि। फिर है आगे आपकी बहुसंवेदी विधि यानी कि मल्टी सेंसरी मेथड। इसमें बच्चा देखकर, सुनकर, छूकर करके सीखता है, चित्र देखकर, ऑडियो सुनकर, मॉडल छूकर, गतिविधि करके भी सीखता है। यह विशेष रूप से डिसलेक्सिया और दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। फिर है आगे समस्या समाधान विधि। इसमें बच्चों को समस्या देकर समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी और डिस्कशन मेकिंग को बढ़ावा मिलता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और उच्च कक्षा के बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। और ये समस्या समाधान जो विधि है यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है एक अध्यापक को अपने बच्चों पर बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि वो बच्चों के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाए, उन्हें क्रिएटिव बनाए और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाए।
खेल विधि क्या है? प्लेवे मेथड, कि भाई प्राथमिक स्तर पर समावेशन के लिए ये सबसे प्रभावी विधि होती है, क्योंकि बच्चा खेल खेल में सबसे ज्यादा सीखता है। बच्चों की खेलों में रुचि कुदरती होती है। बच्चा पढ़ने से थक जाएगा पर खेलने से कभी नहीं थकेगा। इसलिए हमें खेल विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। तो खेल खेल में सीखना और तनाव कम होता है, इससे सभी बच्चे इसमें भाग ले लेते हैं और उनके मन का जो पढ़ाई के लिए डर है वो समाप्त हो जाता है। ब्रेल व सांकेतिक विधि जो कि अंधे बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है, विशेष बच्चों के लिए विशेष विधियां भी जरूरी है। तो ब्रेल लिपि की जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है। सांकेतिक भाषा श्रवण बाधित बच्चों के लिए होती है। चित्र संचार वाली वाक बाधित बच्चों के लिए विधि प्रयोग की जाती है। जो ब्रेल लिपि होती है उसके आविष्कार जो है लुइस ब्रेल थे। इन्होंने जो है 6 उभरे बिंदु वाली पुस्तक बनाई, जिसमें सभी के सभी अल्फाबेट्स जो थे वो 6 उभरे हुए बिंदुओं से ही बने हुए थे। जैसे किसी में 1 बिंदु, किसी में 2 बिंदु, तो किसी में 6 बिंदु। तो 6 बिंदु से ही कोई ना कोई अल्फाबेट बनता था। जो और इन्होंने इसमें ब्रेल सेल का प्रयोग किया। तो ब्रेल में इन्होंने एक सेल का प्रयोग किया कि भाई एक सेल का प्रयोग करके एक ही टाइप से जो है सारे अक्षरों को बनाया जा सकता है, जिसमें इन्होंने 2 कॉलम का यूज करा। जो सेल है उसके अंदर क्या थे, 2 कॉलम यूज करे। कॉलम का यूज करके उन्होंने 3 रोज बनाई। 2 कॉलम ऐसे यानी कि ऐसे वर्टिकल लाइंस में, और रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस में। तो टोटल कितने डॉट हो गए, 6 डॉट हो गए, यानी कि षट बिंदु लिपि भी इसे आप कह सकते हो। तो जो ब्रेल लिपि है वो अंधे बच्चों के लिए लुइस ब्रेल ने बनाई, और फिर उन्होंने इसके अंदर 6 उभरे हुए बिंदु बनाए और एक सेल के आधार पर इस पुस्तक का निर्माण किया गया, जिसमें एक सेल है तो एक सेल के अंदर 2 कॉलम है और 3 रो है। तो इसका मतलब क्या हो गए भाई, 6 बिंदु हो गए आपके पास। 6 बिंदुओं का प्रयोग करके आप जो है अपने बच्चों के लिए किसी भी अल्फाबेट का निर्माण कर सकते हो, जिस वजह से षट बिंदु लिपि भी कहा जाता है। जो आगे है आपकी समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स एवं तकनीक टॉपिक। इसमें देखिए इसका अर्थ है कि हर प्रकार के बच्चे यानी कि दिव्यांग, धीमी गति वाले, प्रतिभाशाली, भाषा विविधता वाले बच्चे हैं, तो उनकी सीखने की प्रगति को उनकी आवश्यकता के अनुसार मापना है। यह केवल मार्क्स देना नहीं है, बल्कि सीखने की कठिनाई भी पहचानना है कि बच्चों को सीखने में कहाँ दिक्कत हो रही है, उनकी उस दिक्कत को दूर करना है ताकि वो आसानी से पढ़ सके। बच्चों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए भी देखना है। सुधारात्मक शिक्षण देना है हमें बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर पॉजिटिव रूप से जो है सुधार आए, परिवर्तन आए पॉजिटिव रूप से। और फिर है इंडिविजुअल सपोर्ट देना है हमें बच्चों को, कि एक एक बच्चे पर ध्यान देना है। ये नहीं कि हम किसी बच्चे को इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। असेसमेंट टूल्स होते हैं, मूल्यांकन के उपकरण आपके पास। समावेशित बच्चों के लिए सबसे प्रभावी टूल शिक्षक ही देखता है। बच्चा कैसे भाग ले रहा है, समूह में व्यवहार देखना होता है, बच्चों का ध्यान सतर देखना होता है, और बच्चे किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपस में बात करते हुए, बच्चे सोशली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये सब चीजें टीचर देखता है। टास्क देता है टीचर अपने बच्चों को, और देखता है कि टास्क कंप्लीशन किसने कितनी देर में किया है। तो इसका जो मुख्य काम है एक शिक्षक का, वो ऑब्जर्वेशन है, इंक्लूसिव असेसमेंट है, का प्रयोग करके ही जो है ये टूल बना है। क्योंकि जो शिक्षक है वो क्या करेगा, वो या तो अपने बच्चों को देखेगा कि कैसे काम कर रहे हैं, या उनको एक साथ रख करके उनका जो है मूल्यांकन करेगा कि किस बच्चे ने कितनी प्रगति की है। फिर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि घटनात्मक अभिलेख, बच्चे के विशेष व्यवहार, प्रगति या समस्या को लिखित रूप में नोट करना। एक जो टीचर है वो अपने बच्चों का एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाकर रखता है, जिसके अंदर वो अपने बच्चों का व्यवहार, प्रगति, समस्या को लिखता है। बच्चा, जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल है, बच्चा आज पहली बार पीयर ग्रुप में एक्टिविटी बोला तो टीचर ने इसे नोट कर लिया। यह विशेष रूप से ऑटिज्म, ADHD और सोशल डिफिकल्टी वाले बच्चों के लिए यूजफुल टेक्निक होती है। इसमें टीचर जो है अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर लेता है बच्चों की एक्टिविटीज को। फिर है चेकलिस्ट, यानी कि जांच सूची। यह यस नो आधारित टूल होता है कि भाई हाँ टीचर कुछ पूछेगा, बच्चे यस या नो में से एक जवाब देंगे। एग्जाम्पल है, क्या बच्चा निर्देश समझता है,
क्या बच्चा टास्क पूरा करता है, क्या बच्चा दूसरों से सहयोग करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस टीचर बनाता है और नोट करता है कि भाई क्या है, यस आंसर तो यस लिख देगा, नो है तो नो लिख देगा। इससे आप कम समय में प्रोग्रेस चेक कर सकते हो बच्चों की, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और उनमें यस या नो ही लिखना है अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। फिर है रेटिंग स्केल। जब एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उनके रेटिंग स्केल्स भी बनाता है। जैसे कि मान लो आपने 5 में से रेटिंग स्केल बना दिया, किसी को 5 नंबर दे दिए, किसी को 4 नंबर दे दिए, किसी को 3 दे दिए, किसी को 2 दे दिए और किसी को 1 दे दिया। सारणी बनाई जाती है उसके पूरे वर्क की और फिर आप जो है उसे रेटिंग देते हो। बच्चे के प्रदर्शन को लेवल में आंकना होता है, जैसे एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, नीड सपोर्ट है। यह टूल बिहेवियर, पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंस के लिए यूजफुल है। फिर आ गया पोर्टफोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो होता है। इसके अंदर वर्कशीट्स होंगे, ड्राइंग्स होंगी, राइटिंग सैंपल्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, ओरल टास्क रिकॉर्ड होंगे। यानी कि जो टोटल सारा रिकॉर्ड है वो टीचर अपने पास रखता है हर एक बच्चे का। यह बच्चे की धीरे धीरे हुई प्रोग्रेस को दिखाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एविडेंस, यानी कि लगातार बच्चे ने जो प्रोग्रेस की है उसका सबूत पोर्टफोलियो होता है, जिसके अंदर आप बच्चे की सारी एक्टिविटीज रखते हो। आप क्या असाइनमेंट देते हो, क्या प्रोजेक्ट देते हो, क्या मॉडल बनाने देते हो, क्या आपने ओरल एक्टिविटी दी बच्चे को, राइटिंग वर्क कैसा रहा, उसकी कॉपी कंप्लीट थी या नहीं, इस तरीके की चीजें आप जब बच्चों को देते हो। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपका कठिनाई पहचानने का ये एक टूल है। इसमें क्या है, रीडिंग डिफिकल्टी, राइटिंग इशू है, नंबर कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट गैप है। विशेष रूप से डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। फिर है आगे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, यानी कि करके दिखाओ आधारित मूल्यांकन। टीचर कुछ दे देगा एक्टिविटी और कहेगा कि करके दिखाओ। जिस बच्चे ने कर दिया उसके मार्क्स लग जाएंगे या उसको वर्डिंग मिल जाएंगी, रेटिंग मिल जाएगी। तो जिसने नहीं किया उसको दोबारा करने के लिए कह देगा। रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट, मॉडल मेकिंग, ओरल प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क और इंक्लूसिव क्लास में यह लिखित परीक्षा से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो इंक्लूसिव क्लास होगी, समावेशी शिक्षा, जिसमें हर प्रकार का बच्चा बैठा होता है, तो वहां पर अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी दोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपको बड़ी आसानी से साफ तौर पर पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल पर खड़ा हुआ है। आवश्यक तकनीकें, असेसमेंट टेक्निक्स क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, पढ़ाते समय लगातार असेसमेंट की जाती है। ओरल क्वेश्चन, क्लास एक्टिविटी, वर्कशीट, क्विज एंड एग्जिट स्लिप आप देते हो इसमें। यह सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि आप जो है इसके अंदर बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते हो। डायग्नोस्टिक प्लस रेमेडियल टेक्निक, इसमें क्या करोगे आप, पहले बच्चे को पहले कठिनाई खोजोगे और फिर आप सुधारात्मक टीचिंग दोगे। इसके अंदर इसका फार्मूला है कि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, फिर उसको डायग्नोज करोगे और उसकी रेमेडी तैयार कर दोगे आप बच्चों की। कि भाई अगर किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है तो आपने उसे आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसका निदान ढूंढा और फिर आपने उससे रिलेटेड उसकी रेमेडी तैयार कर दी और बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे की स्कोलेस्टिक, कोस्कोलेस्टिक बिहेवियर, स्किल्स, पार्टिसिपेशन का लगातार मूल्यांकन करना ही कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन होता है। यानी कि CCE, टोटल सारा का सारा मूल्यांकन कर लेना, उसका निचोड़ निकालना, वो क्या है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन है। फिर है अल्टरनेटिव असेसमेंट, विशेष बच्चों के लिए ट्रेडिशनल एग्जाम के अलावा ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट, विजुअल रिस्पॉन्स, ऑडियो रिस्पॉन्स, साइन रिस्पॉन्स का प्रयोग करना अल्टरनेटिव असेसमेंट होता है। ICT टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी आज हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो समावेशित बच्चों के असेसमेंट में टेक्नोलॉजी बहुत उपयोगी है। आप बच्चों के लिए स्क्रीन रीडर टेक्स्ट ऐप का प्रयोग कर सकते हो, स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स का प्रयोग कर सकते हो, ऑडियो रिस्पॉन्स रिकॉर्डिंग का प्रयोग कर सकते हो, इंटरैक्टिव क्विज एप्स का प्रयोग कर सकते हो, टेबल बेस्ड असेसमेंट का प्रयोग कर सकते हो, दीक्षा क्विजेस का प्रयोग कर सकते हो, विजुअल लर्निंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हो। यह विशेष रूप से दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो जो आज हमारा टॉपिक है
ये टॉपिक जो है हमारा पूरा हो चुका है, जिसके अंदर हमने सामग्री, टीएलएम, विधियां और अभिवृत्ति समावेशित शिक्षा के आधार पर हमने पढ़ी है। और अभी देखते हैं आगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां यानी कि ब्रेल लिपि, जो भी शिक्षण विधियां हैं वो, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे।